मैं लखनऊ पहली बार आई थी। मेरा नाम रिया है। मैं यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम से आई थी। मुझे नहीं पता था कि इस जगह पर आकर मेरे साथ मेरी ज़िंदगी का सबसे अजीब व गरीब वाक़या पेश आ जाएगा। मैं अकेली थी और मुझे शहर में रहने के लिए कोई जगह चाहिए थी। जब मैंने अपने प्रॉपर्टी डीलर से बात की तो मैंने उससे कहा कि मुझे लाल हवेली के करीब कोई जगह चाहिए। उसने कहा उस हवेली के करीब ही क्यों? तो मैंने कहा कि मुझे इस तरह की हवेलियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। उसका कहना था कि लाल हवेली के करीब जगह तो मिल जाएगी लेकिन वहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। आप अकेली हैं तो आपको वहाँ पर नहीं रहना चाहिए क्योंकि उस हवेली के बारे में काफ़ी अजीब व गरीब बातें फैली हुई हैं। मैंने कहा कि क्या मतलब? उसने कहा कि मुझे भी ठीक तरह से पता नहीं है लेकिन कुछ अजीब कहानी है। अगर आपको डर नहीं लगता तो फिर आपको एक हफ्ते बाद जवाब देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे डर नहीं लगता, आप वहीं रहने का इंतजाम कर दें। मुझे पैसों का कोई मसला नहीं है। वो खुश हो गया। यही वजह थी कि उसने मुझे एक हफ्ते बाद ही कॉल की और बताया कि जगह मिल गई है। मैं जगह देखने के लिए चली गई। जो फ्लैट मुझे दिया गया था वो ऊपर वाली मंजिल पर था। उसकी और लाल हवेली की दीवार एक ही थी। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और अपने नए घर में शिफ्ट हो गई। वो शख्स मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था कि एक तो इस अनजान शहर में अकेली लड़की ऊपर से रहने के लिए ऐसी जगह को चुना। उसने जाते जाते कह दिया कि आप बहुत बहादुर हैं। मैंने जवाब नहीं दिया और अपने काम में मशरूफ हो गई। मैं उस फ्लैट में रहने लगी। मैं सुबह अपने काम पर जाती थी और दोपहर का खाना बाजार से लेकर घर आ जाती थी। उसके बाद घर पर अपना काम किया करती थी और रात को भी देर से सोती थी। मेरा फ्लैट सबसे ऊपर वाला था। यहाँ और भी लोग रहते थे। एक बार दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरे पास एक औरत आई। उसने कहा कि मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ। आप यहाँ पर नई आई हैं, अगर आपको भी ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं। मैंने कहा कि मैं अकेली रहती हूँ इसलिए ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन कभी ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। वो देखने में काफ़ी साफ सुथरी थी लेकिन अजीब सी थी। थोड़ी डरी हुई सी महसूस हो रही थी। शायद उसकी शक्ल ही ऐसी थी, लेकिन मैंने यह बात महसूस कर ली क्योंकि मैं लोगों को कुछ ज़्यादा ही गौर से देखा करती थी। दिन इसी तरह गुजर रहे थे कि एक रात को बहुत ही अजीब वाक़या हुआ। मैं बैठे हुए अपना काम कर रही थी और हर तरफ बहुत ही ज़्यादा खामोशी थी। मुझे उस खामोशी में किसी के चीखने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है और रो भी रहा है, जैसे कोई बेबसी से रोता है और दर्द में बिलबिलाता है। मुझे पहले लगा कि ये मेरा वहम है। मैंने देखा दूसरे कमरे में टीवी भी बंद पड़ा था और मेरे मोबाइल पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी हुई थी। मैं बैठी हुई अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। फिर मुझे महसूस हुआ कि ये आवाज़ कहीं आसपास से ही आ रही है। कहते हैं कि अगर आप अकेले बैठे हैं और आसपास खामोशी है या फिर बिजली जा चुकी है और अंधेरा है तो आपके कान बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं और आप उन आवाज़ों को भी सुन सकते हैं जिनको आप पहले नहीं सुन सकते, जैसे कि घड़ी की टिक टिक जो हमें पूरा दिन सुनाई नहीं देती लेकिन रात के वक्त हमें साफ सुनाई देती है। ये आवाज़ें भी इसी तरह की थी। मुझे यकीन हो गया था कि ये आवाज़ हवेली में से आ रही है क्योंकि जब मैं उस दीवार के पास गई तो आवाज़ ज़्यादा तेज़ होने लगी। लेकिन सभी मोहल्ले वालों का यह भी कहना था कि उस हवेली में सिर्फ एक ही शख्स रहता है और उसकी कोई फैमिली भी नहीं है। तो फिर ये आवाज़ किसकी थी? हो सकता है कि वो टीवी पर कोई फिल्म देख रहा हो, लेकिन जब हम टीवी पर फिल्म देखते हैं तो सिर्फ आवाज़ ही नहीं आती, उसके साथ म्यूज़िक की आवाज़ भी आती है जो किसी भी फिल्म का एक खास हिस्सा होता है और उसके बगैर फिल्म अधूरी रहती है। पर यहाँ पर सिर्फ आवाज़ आ रही थी, म्यूज़िक की आवाज़ नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से इंसान को पता चल जाता है कि ये फिल्म की आवाज़ है या किसी असल इंसान की। मैं भी कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो ये बात ना समझ पाती। थोड़ी देर के बाद आवाज़ आना बंद हो गई और मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अगले दिन मैंने फिर से आवाज़ सुनी। यह आवाज़ एक ख़ास वक्त पर ही आती थी। मेरे दिमाग में प्रॉपर्टी डीलर वाले की बात भी थी कि वहाँ पर तो कोई भी रहना पसंद नहीं करता। आखिर ऐसी जगह पर कोई क्यों रहना पसंद करेगा? जिस बिल्डिंग में मैं रहती थी उसमें यूँ तो 7 फ्लैट थे लेकिन सिर्फ 3 में ही लोग रहते थे और वो भी शायद मजबूरी के तहत रहते थे। नीचे एक आदमी रहता था जिसकी शादी नहीं हुई थी और एक फैमिली भी रहती थी। उनका सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था और उनके घर से कोई भी आवाज़ नहीं आती थी। बच्चा होने के बावजूद भी उस घर से शोर की आवाज़ नहीं आती थी। मैं सुबह नीचे उतरी तो मुझे नीचे वाली औरत नजर आई। वो कुछ सामान लेकर ऊपर आ रही थी। मैंने उसे हाय किया और उसने भी मुझे हाय किया। उसने कहा कि आप रहने के लिए आई हैं? मैंने कहा जी। उसने कहा आप अकेली रहती हैं, आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा नहीं। हाय हेलो के बाद उसने कहा कि किसी दिन चाय पीने के लिए मेरे घर ज़रूर आइएगा। मैंने कहा कि ज़रूर आऊँगी। वो अपने घर चली गई और मैं अपने काम पर चली गई। अगले दिन मुझे फिर से आवाज़ें आने लगी। इस बार मैंने गौर किया कि ये किसी लड़की की आवाज़ थी। कुछ देर ये आवाज़ आकर बंद हो गई और थोड़ी देर बाद मैं भी सो गई। सुबह उठने के बाद मैं नीचे गई। नीचे एक दुकान वाला था जिससे मैं नाश्ते का सामान वगैरह लेती थी।
मैंने उससे पूछा कि इस हवेली से कुछ अजीब और गरीब किस्म की आवाज़ आती है, क्या आपको भी इस बारे में कुछ पता है? उसने कहा, जी हाँ, हवेली से आवाज़ आती है, इसके बारे में सबको पता है। लड़कियों की आवाज़ आती है जैसे कि लड़कियां चीख चिल्ला रही हो। क्या हमेशा से ऐसा होता है? उसने कहा, जी हाँ, हमेशा से ऐसा ही होता है। मैंने कहा, तो फिर क्या किसी ने पता करने की कोशिश नहीं की कि अंदर क्या हो रहा है? इस बात पर वो हंसने लगा। उसने कहा कि मैडम जी, यहाँ इतना बहादुर कौन है जो अंदर जाकर पता करे? मैंने कहा कि इसमें बहादुरी की क्या बात है, ये तो हम सब की जिम्मेदारी है। अगर किसी के घर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है तो हो सकता है कि वो किसी मुश्किल में हो। दुकान वाले ने कहा कि भला भूत प्रेत भी किसी मुश्किल में होते हैं, वो तो दूसरों को मुश्किल में डाल देते हैं। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है, इसीलिए तो यहाँ से ऐसी आवाज़ें आती हैं। यहाँ पर कोई भी अंदर नहीं जाता, रात की बात तो दूर, यहाँ तो कोई दिन में भी अंदर न जाए। मैंने कहा कि जो आदमी अंदर रहता है फिर उसको डर क्यों नहीं लगता? दुकान वाले ने कहा कि वो तो दिमागी तौर पर बीमार है और उसको क्या पता है कि इंसान को अपने आप का होश नहीं है, तो उसे इस बात का क्या होश होगा कि कौन इंसान और कौन भूत। उसका खानदान तो सदियों से यहाँ रहता है। उसका पहले बहुत बड़ा खानदान था जो इस हवेली में रहता था। सब के सब मर गए, उसने भी किसी से शादी नहीं की थी, इसलिए वो अकेला रहता था। जब वो मर जाएगा तो उसके खानदान का नामो निशान मिट जाएगा। उसका कहना था कि इस हवेली से तो न जाने कितनी कहानियां जुड़ी हुई हैं, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ। आपको मैं कितनी कहानियां सुनाऊं? मैं सोच में पड़ गई। मैंने अपने सामानों को उठाया और उसको पैसे दे दिए। मैंने कहा कि मुझे सारी कहानियां सुननी है। वह हैरान हुआ, लेकिन मैं वहां से वापस चली गई। अगर आपको किसी बारे में जानना हो तो सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान वाले ही होते हैं। उनको पूरे मोहल्ले के बारे में पता होता है, घर घर की कहानी उनके पास होती है। मुझे उस हवेली के बारे में सारी कहानियां जाननी थी, क्योंकि मुझे ऐसी कहानियों के बारे में जानने का बहुत ज्यादा शौक था। मुझे भी आवाजें आ रही थी पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए शायद यहाँ कोई भी रहना नहीं चाहता था कि यहाँ पर भूत प्रेत का साया है। एक दिन मैं घर में अकेली थी जब वो फ्लैट में रहने वाली औरत मेरे पास आई। उसका नाम शालिनी था। उसने कहा कि मुझे थोड़ी सी चीनी चाहिए, तो मैंने उसे चीनी दे दी। फिर उसने कहा कि मैं खीर बना रही हूँ, आपके लिए भी ले आती हूँ। और इस तरह हमारी बातचीत शुरू हो गई। और एक दिन मैं उसके घर चली गई। उसका पति घर पर नहीं था। उसने कहा कि रात को देर से आते हैं। वहां उसका बच्चा भी सो रहा था। मैं वहां जाकर बैठ गई। उसने मेरे लिए चाय बनाई। हम इधर उधर की बातें करने लगे। मैंने कहा कि हवेली से आवाज आती है, क्या आपको इस बारे में पता है? उसने कहा कि हाँ, सबको पता है, हम लोग भी सुनते हैं। मैंने कहा कि कब से सुन रही हो? उसने कहा कि मुझे तो यहाँ आए हुए 1 साल हुआ है, तभी से सुन रही हूँ। शुरू में मैं बहुत डर गई थी और अपने पति से कहा था कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन मेरे पति का ऑफिस यहाँ से नज़दीक है। अगर हम किसी और इलाके में रहते हैं तो उनका खर्चा बहुत ज़्यादा होता, और मेरे माँ बाप का घर भी पास ही है, इसलिए हम लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है। उनको कहती हूँ कि अभी तो हमारा बच्चा छोटा है, लेकिन कल बड़ा हो जाएगा तो ये भी डरना शुरू कर देगा। मैंने कहा कि क्या कभी किसी ने पता करने की कोशिश नहीं की? उसने कहा कि शुरू शुरू में जब ये शुरू हुआ था तो लोग यही समझ रहे थे कि शायद अंदर कोई इंसान है जिसके साथ जुल्म हो रहा है। इस वजह से मोहल्ले के कुछ लोग अंदर गए थे, लेकिन जब वो लोग वापस आए तो उनकी हालत ऐसी थी कि जैसे उनको सांप सूंघ गया हो। वो किसी से कोई बात नहीं कर रहे थे, जवाब ही नहीं दे रहे थे, अजीब तरीके से पेश आ रहे थे। उनसे जो कुछ भी पूछते थे वो कुछ भी नहीं बता पा रहे थे। पता नहीं आसमान में किसी चीज को घूरते जा रहे थे। उसके बाद भी उन लोगों की हालत काफी अरसे तक ऐसे ही खराब रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल हो गए। 2 आदमी तो गायब हो गए, अभी भी उनमें से एक शख्स है जो बोलता ही नहीं है। उसकी माँ कहती है कि उस हवेली में मेरा बेटा गया और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने उसके बारे में सुना तो पूछा, वो कौन है? क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकती हो? उसने कहा कि आप यहाँ से उस तरफ जाएं तो एक काले कलर का गेट है, वहां पर वो शख्स रहता है। उसके घर में उसकी बीवी और माँ है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा क्यों, आपको उसके घर जाना है क्या? मैंने कहा नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रही थी, लेकिन मुझे वाकई उसके घर जाना था। मैंने सोचा था जाकर पता करूंगी कि आखिर उसने हवेली में जाकर ऐसा क्या देखा था कि वो इस तरह की हालत में चला गया। मैंने अगले दिन उसके घर जाने का प्लान बना लिया। उसके घर के सामने भी एक छोटी सी दुकान थी। मैंने उस दुकान वाले से पूछा कि ये उसी शख्स का घर है जो लाल हवेली में गया था? उसने कहा जी, उसी शख्स का घर है। मैंने जाकर दरवाजे पर दस्तक दी तो उसकी माँ ने दरवाजा खोला। मैंने अपने बारे में बताया और कहा कि मुझे आपके बेटे के बारे में बात करनी थी। उसने कहा कि आ जाओ। मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो ये देखकर हैरान रह गई कि उनके घर में तो ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ था, लेकिन मुझे तो ये बताया गया था कि उनका एक ही बेटा था और वो भी पागल हो गया था। तो फिर ये सब कुछ किसने क्या होगा? हो सकता है ये शुरू से ही अमीर हो। वैसे ये मोहल्ला काफी अंदरूनी इलाके में था और यहाँ पर सब के सब छोटे ही घर थे, बड़े नहीं थे। अंदर गई तो मैंने देखा कि उसका एक बेटा था। उसके हाथ में एक एप्पल की टेबलेट थी जिसमें शायद वो गेम खेल रहा था। उनके घर के हर कमरे में एसी लगा हुआ था।
उस शख्स को भी मैंने दूर से देखा, वो अपने कमरे में बैठा हुआ था और सामने दीवार पर देख रहा था, ना हिल रहा था और ना ही कोई बात कर रहा था। उसकी बीवी को देखा तो वो भी काफी खुश नजर आ रही थी और ये घर एक नॉर्मल घर था। मैंने उसकी माँ से पूछा कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ था। उसने कहा कि उसका बेटा बहुत बहादुर था, बहुत ज्यादा कमाई भी करता था। यह सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। मोहल्ले में कुछ भी होता तो सभी लोग मेरे बेटे को ही आकर बुलाते थे। लड़ाई झगड़े में, शादी में सलाह मशवरा करते थे। यह तो बड़ा ही होशियार और समझदार था। मेरा बेटा बस इसी तरह बहादुरी में आकर एक दिन उस हवेली में चला गया, क्योंकि वहां से उसे किसी लड़की के रोने की, चिल्लाने की और मदद मांगने की आवाज आती थी। इसने सोचा कि किसी की बहन बेटी होगी, मदद करना मेरा फर्ज है, तो वहां पर चला गया और इसके साथ 2-4 लोग और भी थे। लेकिन जब वापस आया तो इसकी हालत ऐसी हो गई। हमने भी बार बार पूछा लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। मैंने कहा कि क्या मैं आपके बेटे से बात कर सकती हूँ, तो उसने तुरंत कहा कि नहीं बेटा, अब तो डॉक्टर ने मना कर दिया है कि इसके दिमाग पर बोझ नहीं डालना, इससे इस बारे में कोई भी सवाल नहीं करना, नहीं तो इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। थोड़ी देर के बाद उस शख्स की बीवी आई और उसने टेबल के ऊपर शरबत का गिलास रखा। उसने कहा कि आप किस वजह से आई है, हम तो आपको जानते भी नहीं हैं, आप यहाँ क्यों आई है, क्या मालूमात इकट्ठा करने के लिए आई है। तो मैंने कहा कि दरअसल मुझे भी आवाज़ आ रही थी, मैं यहाँ पर नहीं हूँ इसलिए मुझे फिक्र हो रही थी। उसने कहा कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और हवेली के अंदर जाने के बारे में सोचना भी नहीं, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है जैसा मेरे पति के साथ हुआ है। और वैसे भी किसी के मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, आपको हमारे घर नहीं आना चाहिए था, आपके पास कोई हक भी नहीं है, फिर भी आप हमारा इंटरव्यू ले रही हैं और तफ्तीश कर रही हैं। वो वहां से चली गई तो लड़के की मां ने कहा कि माफ करना बेटा, जब से इसके पति के साथ ये सब हुआ है ये बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, और मैं वहां से चली आई। इसका मतलब है कि सारा मोहल्ला यही समझता था कि इस हवेली में भूत प्रेत है। अब तो मुझे और भी ज्यादा ताज्जुब हो रहा था, लेकिन मुझे ये राज जानकर रहना था कि वहां पर क्या था। फिर मुझे दुकान वाले ने एक और कहानी सुनाई। उसने कहा कि एक बार यहाँ पर कुछ लोग आए थे जिनका कहना था कि हमें इस हवेली को खरीदकर यहाँ पर होटल बनाना है, लेकिन वो लोग यहाँ से पागलों की तरह भागते हुए निकले थे। पूरे मोहल्ले ने उनकी चीखें सुनी थी। उसके बाद ये बात तो तय हो गई थी कि हवेली में जरूर किसी भूत प्रेत का साया है, जिसने उनको डराकर वहां से निकाल दिया, क्योंकि मालिक तो उसका वैसे ही बीमार है और वो ऐसा भी क्या कर सकता था जिसकी वजह से वो अच्छे भले लोग जो इस हवेली को खरीदने के लिए आए थे पागलों की तरह से चीखें मारते हुए वहां से भागते हैं। मैंने कहा कि इसका मतलब जो भी वहां जाता है उसके साथ कुछ बुरा होता है सिवाय उसके मालिक के। उसने कहा जी ऐसा ही है, लेकिन उस मालिक के साथ कौन सा अच्छा हुआ है, वो भी तो चारपाई पर पड़ा हुआ है। मैंने कहा कि अगर कोई उससे मिलने जाए तो दुकान वाले ने कहा कि तौबा करें मैडम जी, कोई भी नहीं जाएगा। मैं तो सबको मना करता हूँ क्योंकि वो बिल्कुल पागल है और अचानक से इंसान पर हमला कर देता है। पर आप क्यों पूछ रही हैं, आप जाना चाहती हैं? मैंने कहा हाँ जाना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि आप बिल्कुल न जाए, क्योंकि औरतों को देखते ही वो पूरा पागल हो जाता है। एक रात फिर से मुझे लड़की के रोने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मेरे दिमाग में एक अजीब सी बात आई। मुझे बताया गया था कि इस हवेली का मालिक बीमार है, चारपाई पर पड़ा है और दिमागी बीमार भी है। यह भी बताया गया था कि उसके खानदान के सारे लोग मर गए हैं और उसने शादी भी नहीं की है, उसके बच्चे भी नहीं है, फैमिली भी नहीं है। तो जाहिर है कि उसने कोई नौकर जरूर रखा होगा जो उसके घर को साफ करता होगा। अगर हवेली के चंद कमरों में भी वो रहता होगा तो इस तरह का इंसान तो एक कमरे को भी साफ नहीं कर सकता और ना ही अपने लिए खाना बना सकता है। इसका मतलब उसके घर का काम कोई ना कोई करता होगा। लेकिन कौन था जो उसके घर का काम करता था? एक दिन वो नौकरानी जिसने मुझसे बात की थी कि अगर आपको नौकर की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, गुजर कर जा रही थी। मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा कि मुझे तुमसे काम करवाना है, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए, मैं तुम्हें एक दिन के 500 रुपये दूंगी। उसने कहा कि ठीक है। वो घर पर आई। मैंने उसको कपड़े निकाल कर दिए। नौकरों की आदत होती है कि वो काम करते हुए बहुत बातें करते हैं, लेकिन अभी तक वो खामोश थी, वो अपना काम कर रही थी। तो मैंने ही बात छेड़ी। मैंने कहा कि कितने बच्चे हैं तुम्हारे? तो वो बताने लगी। और फिर मैंने कहा कि और कहाँ काम करती हो? उसने कहा कि इधर ही आसपास घरों में काम करती हूँ और हवेली में भी काम करती हूँ। मैंने कहा कि हवेली में काम करती हो, लेकिन वहां पर तो कोई जाता ही नहीं है। उसने कहा कि हम गरीब हैं, हमें भूत प्रेत से ज्यादा भूख और गुर्बत से डर लगता है, इसलिए मैं वहां पर काम करती हूँ। मैंने कहा कि उसका मालिक कैसा इंसान है? उसने कहा कि वो तो चारपाई पर पड़ा रहता है, इंसान का तो तब पता चलता है जब वो कुछ बोले या कोई बात करे। वो तो बीमार रहता है और उसकी देखभाल के लिए एक डॉक्टर और एक नर्स भी आते हैं। मैं तो अपना काम करने जाती हूँ और काम करके वापस आ जाती हूँ। मैंने कहा कि ये जो रात को वहां से आवाजें आती हैं तुमने सुनी है? इस बात पर पहले तो वो खामोश हो गई और फिर कहा कि हाँ मैंने भी सुनी है। मैंने कहा कि तुम कितनी बहादुर हो कि तुम्हें आवाजें भी सुनाई देती है और तुम फिर भी वहां काम करने जाती हो।
सिर्फ दिन में ही काम करती हो या रात में भी? उसने कहा कि कभी कभी रात भी हो जाती है। मैंने कहा कि अगर मैं पूरे दिन के लिए या पूरे महीने के लिए तुम्हें काम पर रख लूं तो मुझसे कितने पैसे लोगी? उसने कहा कि 12,000 रुपये लूंगी। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि 12,000 रुपये कुछ ज्यादा नहीं है? उसने कहा कि मैं तो इतने ही पैसे लेती हूँ, अगर आपको नहीं करवाना हो तो आपकी मर्जी। अगर आप मुझसे कभी भी काम करवाएंगी तो मैं एक दिन के 500 रुपये लूंगी। मैंने कहा ठीक है, मैं तुमसे काम करवाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें 2 दिन बाद बताऊंगी। उसने कहा ठीक है। उसने मेरे घर का काम कर दिया और वहां से चली गई। बातों बातों में ये भी बताने लगी कि हवेली बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसे लाल हवेली यूं ही नहीं कहते, इसकी सारी दीवारें लाल हैं और अंदर से भी लाल रंग की सजावट की गई है, यहाँ तक कि फर्नीचर को भी लाल रंग से रंग दिया गया है। बहुत ही प्यारी है, लेकिन भूत प्रेत की वजह से यहाँ लोगों का आना जाना बंद हो गया है। मैंने कहा कि वहाँ सचमुच भूत प्रेत है या कोई कहानी है? उसने कहा कि पता नहीं, पर मैंने भी सुना है। मैंने कहा कि तुम कहाँ रहती हो, मुझे अपना नंबर वगैरह दे दो, अगर मुझे कभी तुम्हें अचानक से बुलाना पड़ा तो बुला तो लूंगी। उसने कहा कि ठीक है, वैसे भी मैं बहुत से लोगों के साथ काम करती हूँ, वे मुझे फ़ोन करके ही बुलाते हैं। उसने मुझे अपना नंबर दे दिया और मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना था। मैं उस नौकरानी के घर जाना चाहती थी। क्यों जाना चाहती थी ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं उसके घर चली गई। मैं बुर्का पहन कर गई थी ताकि कोई पहचान न सके। जब मैंने उसका घर देखा तो मैं हैरान रह गई, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मुझे सब कुछ समझ आ गया कि क्या हो रहा है। उसके बाद एक दिन मैंने उस नौकरानी को घर पर बुलाया और उससे कहा कि मैं एक पुलिस वाली हूँ, सच सच बताओ हवेली में क्या होता है, नहीं तो तुम्हें जेल में डाल दूंगी। उसने कहा कि मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मुझे वो सब कुछ बताने वाली थी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर जिस काम के सिलसिले में आई थी वो काम यही था कि मुझे ये पता लगाना था कि इस हवेली में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं कोई और नहीं बल्कि एक प्राइवेट कंपनी की जासूस हूँ। हमें बताया गया था कि इस हवेली के अंदर गैर कानूनी काम हो रहा है और उस काम को छुपाने के लिए भूत प्रेत को बदनाम किया जा रहा है, ताकि कोई भी अंदर न जाए और किसी को भी पता न चले कि वहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसी जगह पर तो बहादुर से बहादुर आदमी भी नहीं जाता है। इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों से नहीं डरता, लेकिन बड़े से बड़ा इंसान भी भूत प्रेत से डरता है, चाहे उसने उनको अपनी जिंदगी में कभी देखा हो या न देखा हो। इसकी वजह वो कहानियां हैं जो हम बचपन में सुनते हैं, जो हमें हमारी नानी, दादी, माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त वगैरह सुनाते हैं। हमको भूतों से ऐसे ही डरा दिया जाता है कि हमने उनको चाहे जिंदगी में कभी भी ना देखा हो, लेकिन फिर भी हम लोग भूतों से बुरी तरह डरते हैं। यही वजह थी कि इस हवेली की तरफ भी कोई नहीं आता था और यहाँ से रोने चिल्लाने की आने वाली आवाजें जो किसी लड़की की थी, उस आवाज को जानबूझकर करवाया जाता था ताकि लोग ये समझे कि यहाँ पर भूत प्रेत है। दरअसल उस औरत ने बताया कि उस हवेली के अंदर बहुत बड़ी स्मगलिंग का कारोबार किया जाता था। उस हवेली का मालिक बिल्कुल भी बीमार और पागल नहीं था और वो ही ये सब काम करवाता था। मोहल्ले के 3 लड़के वहां गए थे और कहा गया था कि 2 गायब हो गए हैं। उनको बाहर दूसरे मुल्क भेज दिया गया था ताकि इस बारे में किसी को भी पता न चले, क्योंकि जब वो हवेली के अंदर गए तो उनको सब कुछ पता चल गया था। उनका मुंह बंद करने के लिए उनको बहुत सारी दौलत दे दी गई थी और जो शख्स यहाँ पर रहता था और मोहल्ले वालों के लिए पागल बना हुआ था, वो भी पागल नहीं था बल्कि बिल्कुल ठीक ठाक था। वो इसीलिए पागल हुआ था ताकि उसकी हालत को देखकर और कोई हवेली में जाने की हिम्मत न कर सके। जब मैं उसके घर गई तो उसकी बीवी को गुस्सा आ गया था और उसके घर में इतनी सारी सहूलियत थी, जबकि उनके घर का मर्द तो कमाने के काबिल ही नहीं था। उसे हर महीने पैसे दिए जाते थे। हवेली को खरीद कर होटल बनाने वाले लोग भी उसी के थे। नौकरानी को भी इस बारे में पता था, इसलिए उसको भी पैसे दिए जाते थे। जब मैं नौकरानी के घर गई थी तो हैरान रह गई थी। वहां पर फ्रिज, एसी, टीवी और ऐसी ऐसी चीजें जो मेरे घर में भी नहीं थी वहां पर मौजूद थी। जिस जगह पर करोड़ों की स्मगलिंग हो रही हो वहां पर कुछ लोगों को चुप करवाने के लिए महीने का कुछ लाख दे दिया जाए तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे इसी काम पर यहाँ भेजा गया था, इसलिए मैंने हवेली के साथ कमरा लिया था और इस केस को हल करना मेरी जिम्मेदारी थी, जिसको मैंने बखूबी कर दिया था। उन लोगों को पकड़ लिया गया था, उनका सारा सामान हुकूमत ने जब्त कर लिया था। हम एक दूसरे को बदनाम करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने भूत प्रेत को भी नहीं छोड़ा और उनको बदनाम करके उनका सहारा लेकर उनकी आड़ में स्मगलिंग करते रहे। जिस किसी को भी इस स्मगलिंग के बारे में पता चलता था उसको पैसों की ऑफर की जाती थी। मुझे भी की गई थी और मुझे मेरे काम के मुताबिक ऑफर की गई थी। यानी उन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा पैसे देने की बात की थी, लेकिन मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया, क्योंकि मैं जानती थी कि ये स्मगलिंग वगैरह देश को अंदर से खा जाती है और मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। मुझे बाद में हवेली के अंदर जाने का भी मौका मिला। वो हवेली वाकई बहुत खूबसूरत थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।